Okay, sir. In the previous class, we have done the mathematical proof of Ohm's law. अब हम करेंगे experimental verification of Ohm's law. ये है हमारा सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप और टेक्निकल सेटअप ये होता है, बट आपके लिए ये अलाउड नहीं है. हम क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं की से. की इज एमिटर, एमिटर टू द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टू द रियोस्टेट. रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसकी टिप को मूव कराएं तो ये सर्किट का रेजिस्टेंस वेरी कर देता है. और इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा. वोल्टमीटर इज अ डिवाइस व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट्स. Ammeter is a device which can be used to measure the electric current. Cell, it is providing the constant DC. बैटरी एलिमिनेटर भी लगाने लग गए हैं आजकल हम, तो स्टडी करंट हो जाता है. और रियोस्टेट इज ए वेरिएबल रेजिस्टर. ये मैंने इनके नाम लिख दिए. सबसे पहले हम इस टिप को आगे पीछे मूव कराते हैं, बिल्कुल एंड में ले आते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों कुछ रीडिंग देते हैं. फिर टिप को धीरे धीरे इधर मूव कराते हैं तो इन दोनों की रीडिंग बदलती रहती है. कारण इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट चेंज हो जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो पोटेंशियल, करंट चेंज होगा, और करंट चेंज होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा. विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट वी चेंज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट वी चेंज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जिससे करंट चेंज होगा, और करंट चेंज होगा तो पोटेंशियल चेंज होगा. हम हर ईच वैल्यू ऑफ आई के लिए V को मेजर कर लेते हैं, एंड देन वी विल ड्रॉ ए ग्राफ. दिस इज I, दिस इज V, तो V अपॉन I इज R. एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं. एक चीज को ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में जब भी ग्राफ बनाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्केल. आप स्केल जरूर लिखोगे, और स्केल के बाद यहां पर लिखना होता है एम्पियर. यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अगर एग्जामिनर प्रैक्टिकल या थ्योरी में मार्क्स काटना चाहे तो वो ऑन द बेसिस ऑफ दीज काट सकता है. तो ये हमारे पास आई और बी के बीच में एक ग्राफ बनाते हैं. ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, और प्रैक्टिकली आता है. थोड़ा सा हेवायर पॉइंट जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर एक पॉइंट इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, चलेगा. बट डेटा को मैनिपुलेट कभी भी हम नहीं करते. क्लियर बेटा? अब हम आते हैं हमारे ओम्स लॉ के प्रूफ से, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. वहां पर हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ. इसमें L और A को बाहर छोड़ देते हैं, बाकी सब चीजों की बात करते हैं. M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ रिलैक्सेशन टाइम. अगर एक मटेरियल आपको दे दिया जाए, कोई पर्टिकुलर मटेरियल, कांस्टेंट टन हो गया, मैग्नेनिन हो गया, टंगस्टन हो गया, नाइक्रोम हो गया, तो ये जो मटेरियल्स हमारे पास है, इन पर्टिकुलर मटेरियल के वायर के लिए ये पूरा गोल सर्कल टर्म कांस्टेंट होती है. तो इस कांस्टेंट को हमने एक नया नाम देंगे फिलहाल. तो ये कांस्टेंट हुआ तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, आप कहते हैं सर सबसे पहले डिपेंड करता है लेंथ पर, फिर डिपेंड करता है एरिया पर, फिर डिपेंड करता है मटेरियल पर, और फिर डिपेंड करता है टेम्परेचर. टेम्परेचर बदलने से टाउ बदलेगा, मटेरियल बदलने से N बदलेगा, और L और A में बोल ही चुका हूं. तो रेजिस्टेंस चार चीजों पर डिपेंड करता है, मटेरियल, एरिया, लेंथ और टेम्परेचर. अब 10th क्लास में आपने एक टर्म पढ़ी थी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी. हम कहते हैं सर एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर टेम्परेचर सेम रखा जाए और मटेरियल भी फिक्स रख दें तो रेजिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड करता है, L और A पर. तो L और A पर
एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतने कोलिजन्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जितना एरिया कम होगा उतना एरिया कंजस्टेड होगा, और जितना एरिया कंजस्टेड होगा उतने कोलिजन्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोनों कंबाइंड किया, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, वहां भी यही लिखा हुआ था, यहां भी यही है। प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लगता है रो। दिस रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बेसिकली प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल, बाय वर्च्यू ऑफ दैट इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो मटेरियल करंट के फ्लो को अपोज करता है। आप कहते हैं सर इसका फॉर्मूला बना है तो आर ए बाय एल, अगर आर बी वन एल बी वन ए बी वन दोनों वन, तो रो किसके इक्वल हो गया? आर के। तो इट इज मैथमेटिकली इक्वल टू, इट इज मैथमेटिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। अगर लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के मैथमेटिकली इक्वल होता है। और वैसे रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है। यूनिट देखें, आर ए बाय एल, आर की यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं, रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, उसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो एक पर्टिकुलर कंडीशंस में किसी वायर के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। और वो पर्टिकुलर कंडीशंस है कि लेंथ वायर की 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंसेस। आप कहते हैं सर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। ड्यू टू दैट हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएंगे, और कोलिजन्स इंक्रीज होना ही मेरे लिए रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना होता है। मीन टू से दैट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर्स देयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बड़ा मिसकंसेप्ट होता है हमारे दिमाग में, एक चीज आती है, सर अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो वेलोसिटी बढ़ती है ना, टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो वेलोसिटी क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि जितनी बार कोलिजन होती है उतनी बार व्हाटएवर द गेन इन काइनेटिक एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वापस वहीं पहुंच जाता है जिस स्पीड से वो चल रहा था। जैसे इलेक्ट्रॉन चला, स्पीड बढ़ी तो वो टकराता ही जितना इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी हुआ था वो सारी की सारी वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है और वापस वहीं आ जाता है जहां से वो स्टार्ट हुआ। इसलिए काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बोलते हैं, वेलोसिटी इंक्रीज नहीं बोलते। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कभी भी इंक्रीज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने रेजिस्टेंस माना R0, 30 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस माना RT। आप मानते हैं टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मैंने डेल्टा R मान लिया, RT माइनस R0। टेम्परेचर बढ़ा, ये रहा। अब अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट आप कहते हैं सर राइज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। राइज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। जितना इनिशियल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा। अगर पहले सपोज 100 कोलिजन्स हो रही थी, तो अब टेम्परेचर बढ़ाने से अगर 101 भी हो गई तो नंबर ऑफ कोलिजन्स तो बढ़ गई ना। तो मीन टू से दैट अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन्स बढ़ेंगी मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर हम टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस चेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज इन टेम्परेचर। दोनों कंबाइन किया एक साथ आ गए। प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो एक कांस्टेंट बनता है ये। आप कहते हैं सर ये तो प्रोपोर्शनल का साइन है, नहीं, ये अल्फा का साइन भी है। इस सिंबल को हम बोलते हैं अल्फा। इसका नाम है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहो तो आप इन दोनों टर्म्स को नीचे ले जाओगे, और अगर आप इस डेल्टा आर और डेल्टा टी की वैल्यू यहां से प्लेस करना चाहो तो डेल्टा आर हो जाएगा RT माइनस R0, और डेल्टा टी को फिलहाल एज इट इज, क्योंकि T माइनस 0 लिखूंगा कोई सेंस नहीं। R0 उधर लेकर कॉमन ले लिया। ये फॉर्मूला है फाइनल रेजिस्टेंस का। और ये है अल्फा का फॉर्मूला।
आप कहते हैं सर इफ R0 इज इक्वल टू 1 ओम एंड डेल्टा टी इज 1 डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा किसके इक्वल हो गया, डेल्टा आर। तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज मैथमेटिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस चेंज, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, किसका, जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और कब, जब हमने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, वही मैंने लिखा है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज मैथमेटिकली इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर हैविंग इनिशियल लेंथ, इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम and due to rise in temperature by 1 degree Celsius। ये है हमारा 10th क्लास का टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। When two or more resistors are connected in such a way कि एक का एंडिंग पॉइंट दूसरे के इनिशियल पॉइंट से कनेक्टेड हो। I repeat, when two or more resistors are connected in such a way that ending point of each resistor is connected with initial point of next resistor, then this combination is known as series combination। आपने कहा सर ये रेजिस्टेंस 3 है, R1, R2, R3, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगी, पॉइंट बदल गया, तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 है। टोटल पोटेंशियल माना V और टोटल रेजिस्टेंस मान लिया RS। आप कहते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम होगा, इस चीज को याद रखना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के अंदर करंट हमेशा सेम होगा। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाते हैं, पहले वायर के क्रॉस पोटेंशियल निकालते हैं। आप कहते हैं सर करंट आई, रेजिस्टेंस R1, तो पोटेंशियल V1 हो गया IR1, V2 हो गया IR2, V3 हो गया IR3, और टोटल V हो गया IRS। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप कहते हैं सर यहां से यहां तक का वर्क डन V1, यहां से यहां तक का V2, यहां से यहां तक का V3, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो टोटल वर्क इन सबका सम होता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सारे इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का सम होता है। सबकी वैल्यू डाल दी, IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, I कॉमन लेके कैंसिल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। देयर आर 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट देयर इनिशियल पॉइंट्स एंड फाइनल पॉइंट्स आर जॉइंड टुगेदर रेस्पेक्टिवली। इनिशियल एक साथ, फाइनल एक साथ, then this combination is known as parallel combination। आप कहते हैं सर पोटेंशियल V, रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट RP मान लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर V सेम होता है, कारण हमारे पास पॉइंट फिक्स है, हम वोल्टमीटर यही तो लगाएंगे, तो दो पॉइंट्स का बीच का पोटेंशियल हमेशा सेम रहे। तो पोटेंशियल तो सेम रहा, पहले वायर में करंट I1, रेजिस्टेंस R1, तो I1 R1, दूसरे के लिए I2 R2, तीसरे के लिए I3 R3, और पूरे के लिए IRP। आप कहते हैं सर पॉइंट ए पर करंट 3 पार्ट में टूटा था, तो I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां से इन चारों की वैल्यू पिक करते हैं और यहां प्लेस कर देते हैं, V कॉमन लेके कैंसिल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब स्पेशल केस देखते हैं, अगर दो रेजिस्टेंस हैं तो R1 प्लस R2, यहाँ भी 1/R1 प्लस 1/R2 एलसीएम लिया, तो ये याद कर सकते हो आप, न्यूमेरिकल्स में बड़ी हेल्प करता है कि दो रेजिस्टेंस दे रखे तो प्रोडक्ट बाय सम, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, डिवाइडेड बाय सम कर। सीरीज रेजिस्टेंस इन दोनों से बड़ा आएगा और पैरेलल रेजिस्टेंस इन दोनों से छोटा आएगा, इस चीज को भी ध्यान रखना। आप कहते हैं अगर दोनों रेजिस्टेंस वायर इक्वल हो तो सीरीज में डबल हो जाएंगे, पैरेलल में हाफ हो जाएंगे। कैसे? R इंटू R अपॉन R प्लस R, तो R स्क्वायर बाय 2R हो गया, ये हो जाएगा R इंटू R अपॉन R प्लस R, तो R स्क्वायर बाय 2R, एक R कैंसिल हो गया, R बाय 2R। क्लियर? लास्ट ईयर जो सीबीएसई ने सिलेबस में डिलीशन किया था उसमें उन्होंने इस पार्ट को हटा दिया। तो हम आगे टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन शॉर्ट ईएमएफ। नाम पढ़ा हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करता है सर ये फोर्स होता है, नहीं, इट इज नॉट ए फोर्स। क्या है ये? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। कोई भी सेल जब बाजार से आप खरीद के लाते हो, बिल्कुल नया ब्रांड न्यू सेल,
उस पर जो लिखा हुआ होता है 3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, जो भी लिख रहा होता है, दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल। जब भी आप सेल को स्विच ऑन करते हो या स्विच ऑफ करते हो, सिर्फ उसी टाइम पर वो मैक्सिमम पोटेंशियल देता है। तो इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय अ सेल। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट। मतलब ओपन सर्किट मींस सेल डज नॉट गिव एनी करंट टू द सर्किट। आप एक सेल लेते हो, उस सेल के टर्मिनल से अक्रॉस वोल्टमीटर लगा देते हो या ऐसी डिवाइस लगाते हो जो उससे करंट नहीं ले, तो जो मैक्सिमम रीडिंग वो देगा, दैट रीडिंग इज ईएमएफ। नेक्स्ट टर्म आती है टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज। दिस इज कैपिटल वी। इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन इट इज इन क्लोज सर्किट। मतलब ये सर्किट में करंट दे रहा है। सेल जो मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकता है वो है ईएमएफ, और सेल जो पोटेंशियल देता है वो है टर्मिनल पोटेंशियल। कभी भी जितना पोटेंशियल उसका मैक्सिमम होता है, वो किसी क्लोज सर्किट के अंदर उतना पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं कर पाता। कारण ये रहा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। आप कहते हैं सर ये एक सेल है, ये कंटेनर ले रखा है मैंने, ये एक सेल है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले, सर्किट में घूम के वापस यहां आ जाते हैं। तो जब सर्किट के अंदर चल रहे हैं तो वो प्लस से माइनस चलते हैं। तो व्हेन ए सेल गिव्स करंट, देन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इन द आउटर सर्किट। बाहर तो नेगेटिव से पॉजिटिव चल रहे हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन यहाँ चल रहे हैं, बट सेल के अंदर उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। बट इन द सेल दे मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब जब वो सेल के अंदर चलते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं, खुद ये इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के कोलिजन मोशन को अपोज करते हैं। तो द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड बाय दीज ऑब्स्टिकल्स ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट इन द सेल, मतलब इसके अंदर, बाहर नहीं, अंदर, सिर्फ इस पार्ट में जो अपोजिशन होता है, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। आप कहते हैं सर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? सबसे पहली चीज है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी है, इलेक्ट्रोलाइट की नेचर क्या है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, और इलेक्ट्रॉन्स की साइज क्या है। इन चार चीजों के ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बट जब भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप ये दो पार्ट लिखें, बाकी दोनों की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि कई बार हम हाई पोटेंशियल से इन दोनों चीजों को इग्नोर कर देते हैं या मिनिमाइज कर देते हैं। इसलिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आप कहते हैं सर कैसे? जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतने ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा वो, और जितने ज्यादा आयंस होंगे उतने कोलिजन्स होंगे। वेरी गुड सर, नेचर पे कैसे करता है? आपने कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जिसमें आयन की साइज बड़ी है, और एक ऐसा इलेक्ट्रोन ले लिया जिसमें आयन की साइज छोटी है। तो जब छोटी है तो फेवरेबल है, आराम से करंट फ्लो हो जाएगा। बट अगर मॉलिक्यूल की आयन की साइज बड़ी है तो कोलिजन ज्यादा होंगे, कोलिजन ज्यादा होंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा। रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब देखो मैंने सेल को कैसे बनाया, सेल ये बनाया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा, मतलब ये पूरी डॉटेड स्ट्रक्चर मेरे पास सेल है। मतलब अगर मैं मानूं तो नेगेटिव ये रहा और पॉजिटिव ये रहा, बट फिर भी मैंने कहा कि ठीक है अलग कर देते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल है और ये सेल। इसके साथ सीरीज में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया आर। अब पूरे सर्किट की बात करूं तो पूरे सर्किट में यहां से लेकर के घूम के वापस यहीं आ जाए तो सेल के अंदर भी करंट गया और बाहर भी गया, तो इसके लिए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा ईएमएफ। दो रेजिस्टेंस है, एक स्मॉल आर और कैपिटल आर, टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस आर। तो करंट हो जाता है टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आई अपॉन आर प्लस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ई दिस सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ ईएमएफ, तो कंफ्यूज मत होना। ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। ओम्स लॉ बोलता है सर ये तो पोटेंशियल था, वोल्टमीटर यही तो लगाओगे, तो ये तो V हो गया। तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस वी, तो E माइनस वी इज इक्वल टू आई आर, और इससे R आ गया E माइनस वी अपॉन आई। ओम्स लॉ के हिसाब से I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। रिलेशन बिटवीन
EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब आपसे कहता है ग्राफ बनाइए, किस में ग्राफ बनाए? सबसे पहले बोलता है EMF में और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आप कहते हैं सर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो सर्किट के बाहर है और EMF अंदर है, कोई लेना देना ही नहीं है, तो इंडिपेंडेंट हो गया। कहता है V और R में बना दो, V और I में बना दो। कहता हाँ ये पॉइंट सोचा जा सकता है इस वाली इक्वेशन से। अगर करंट जीरो होगा तो VE के बराबर होगा, अगर करंट जीरो हुआ तो VE के बराबर, और जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे V कम होता जाएगा। तो ये ग्राफ ऐसा, ये ग्राफ पॉसिबल है। उसने कहा V और R में ग्राफ, तो कोई भी ग्राफ को इस इक्वेशन से बना सकते हो। मैंने दो ग्राफ बनवाए,